घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी। बड़ा सवाल, हमले के पीछे क्या है पाकिस्तान का मंसूबा? क्या यह है पीओके में बगावत रोकने की कार्रवाई? और चरम पर है महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव प्रचार। बड़ा सवाल, क्या है आम लोगों के मुद्दे? दो अहम सवाल हैं। सबसे पहला, पाकिस्तान सीमा पर लगातार हमला कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं। भारत के तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। भारत की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उसमें भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं, पाकिस्तान के जो सीमा पार लोग हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। असल सवाल है कि पाकिस्तान भारत के सीमाओं पे ये हमला क्यों कर रहा है, क्या कारण है, असली मंसूबा क्या है पाकिस्तान का, पाकिस्तान चाहता क्या है इस वक्त। जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है लगातार, सीज फायर का जो उल्लंघन है, जाहिर है पाकिस्तान बिना मकसद इस काम को अंजाम नहीं दे रहा है। आज उसी को हम समझने को प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। हमारे साथ हम नंदकिशोर गर्ग जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आरसी वाजपेयी साहब है, रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले वाजपेयी जी आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है जी, क्या लगता है आपको कि क्या कारण है पाकिस्तान की ये जो हमले हैं, क्यों कर रहा है सीमाओं पर हमले? एक कारण तो ये है कि समय पर हमले करना, जो आतंकवादी हैं और अलगाववादी तत्व आ गए हैं ट्रेनिंग के लिए, उनको अपने वापस भेजना है यहाँ भारत में, और बिना फायरिंग के कवर के उनका आना ज़रा संभव नहीं है। इसके बाद जब वो बर्फ़ गिरने लगेगी तो उनका रास्ता बंद हो जाएगा और आना उनका असंभव है। दूसरा, जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी तत्वों को बुलाना हाई कमिश्नर द्वारा, और समय समय पर इस तरह की घटनाएं जो बराबर होती रही हैं। अभी आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस में जिस प्रकार से ये मुद्दा फिर उठाया गया, तो ये उनकी हमेशा की एक परंपरागत नीति रही है कि जब भी कभी मौका मिले जम्मू कश्मीर का अपना विषय जो है। बट इस तरह की फायरिंग बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद हुई है, इसलिए कि ज़्यादा संख्या में आतंकवादियों को हमारे यहाँ पर भेजने का प्रयास कर रहे थे। और दूसरा, उनके यहाँ पर जो एक अस्थिरता पैदा हो रही है, वो भी एक कारण है कि उनका ध्यान बटावे वहाँ से। हमें नहीं लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे और आगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद स्वयं शांत हो जाएंगे। पर निश्चित रूप से हमारा जो जवाब है बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक हम लोग शांत हमेशा रहेंगे। हम लोग शांतिप्रिय देश है कि झगड़ा नहीं चाहते हैं, मगर हमारे ऊपर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, ये हमला है, ये मानी छुटपुट नहीं है, ये बड़ा भारी एक सुनियोजित ढंग से इन्होंने जो आक्रमण किया अब की बार। पहले छुटपुट होते थे, एक चौकी पे हमला किया, चले गए वापस, हमारे सैनिकों के सर काट के ले गए। तो शायद वो दिखाना चाहते थे कि हम आपसे सुपीरियर हैं, ताकतवर हैं, आपसे हम लड़ सकते हैं। पर जिस प्रकार से परिणाम थे पहले, चाहे सन 47 का हो, 62 का तो कोई नहीं, वो तो चीन के साथ था, 65 और 71 में जो हुआ है, उससे उनको सबक लेना चाहिए था। मगर वो जब सब में फेल हो गए हैं, तब उन्होंने ये नीति अपनाई है आतंकवाद की और हमारे यहाँ घुसपैठ करके और स्थिरता पैदा करने की। जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक आप कह रहे हैं कि जो उनकी डोमेस्टिक कंपल्सन है, दूसरा आप कह रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, तीसरा यूएन में जो इस वक्त हुआ है, वो क्या यहीं तक वाकई ये सीमित है? इसके और भी कारण आपको दिख रहे हैं कि पाकिस्तान एक लार्जर कंस्पिरेसी, साजिश या एक लार्जर सोच, रणनीति के तहत ये हमला कर है? वो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारी तैयारी जो है, सैन्य तैयारी, उसकी भी वो एक तरह का परीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान का मामला जैसे ही हल होता है, उसके बाद उनके जो हमारे ये तालिबान हैं वो भी इसी सीमा पर आ जाएंगे, क्योंकि वो सीमा तो इसके बाद समाप्त हो जाएगी जी, मतलब किसी युद्ध के विषय में। तो वो भी देखना चाहते थे कि हम किस प्रकार का रिएक्शन करते हैं उनके साथ में। नहीं तो इस स्तर पर हमला करना उनका कोई पहले नहीं किया कभी इन लोगों ने इस प्रकार का, जिस प्रकार से अब की बार किया है। और जो हमारे सिविलियंस हैं उनको टारगेट करना एक अपने में बहुत बड़ी मतलब ख़राब बात है। और हमारे सैनिक अभी भी अपने ऊपर संयम रख रहे हैं। खाली उनकी जो पोस्ट हैं रेंजर्स की, वहाँ पर हमला कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। हमला हम लोगों ने नहीं किया, हमलावर नहीं, अपनी सुरक्षा में। और नीति यही रही है, रिटेलिएट। रिटेलिएट। जी, अवधेश जी,
इन्फिल्ट्रेशन, डोमेस्टिक कंपल्सन, यूएन में जो हुआ वो, सैन्य की तैयारी देखना, सिविलियन, क्या इनके आगे भी आप देख रहे हैं कि और भी पाकिस्तान की जो असल मंसूबा है यहीं तक है, या इसके आगे भी आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं इसको यहाँ तक सीमित नहीं करूँगा। देखिए, पाकिस्तान, मुझे ये लगता है, मैं बिल्कुल जीवन में दो राष्ट्रों के बीच संबंधों में 100% अहिंसा के पालक का समर्थक हूँ, लेकिन अहिंसा को मैं कायराना अहिंसा का समर्थक नहीं हूँ जिसमें कायरता हो। पाकिस्तान इस समय एक ऐसे राक्षस के रूप में हमारे सामने आ गया है जिसका कोई एक रूप नहीं है। जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि राक्षस अपनी माया से कई रूप बनाता है, तो उस देश के अंदर भी उसके कई रूप हैं, उसके कई चरित्र हैं, और उन कई चरित्रों का अलग अलग प्रकटीकरण हो रहा है। तो ये जो कारण वाजपेयी जी बता रहे हैं वो सारे तो हैं, लेकिन आज की स्थिति में हमको थोड़ा इससे आगे जाकर के सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने दिन तक कंटिन्यू क्यों रहा है। अभी तक पाकिस्तान की नीति ये रहती थी, पिछले जब से युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, खासकर घुसपैठ कराने के लिए, वहां के लोगों को आतंकित करने के लिए, चुनाव में बाधा डालने के लिए, कि धराधर गोलियां चलाओ एक दिन दो दिन और फिर फ्लैग मीटिंग करो, झंडा उठाओ, सफेद झंडा, और फिर भारत मान गया जी। तो उनको ये ध्यान नहीं था कि ये चीजें ऐसी भारत इस बार वो नहीं करने वाला है, क्योंकि 17 बार ऐसा हुआ। वो दूसरा पक्ष है। मैं जिस पक्ष को पहले मुझे ये आप बताएं कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई के पीछे असल मंशा क्या है, मंसूबा क्या है? कह रहा हूं कि इतनी लंबी ये कार्रवाई तो ठीक है, कार्रवाई रिटेलिएशन में है। नहीं, ये इतनी लंबी कार्रवाई वो नहीं चाहते थे, मैं ये कहने जा रहा हूं। कारण तो कई सामने आ चुके हैं, उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जान रहा है कि वहां सेना के अंदर ही जो है किस प्रकार से कट्टरपंथी हावी है, नवाज शरीफ को कमजोर करने की वो डोमेस्टिक उनके पाकिस्तान की स्थिति सारे हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें जो विद्रोह के स्वर उठ गए हैं, जो विदेशी चैनलों में आ रहे हैं, जो वहां से महिलाएं, आप अगर पीओके में विद्रोह को दबाने के लिए कर रहे हैं, महिलाएं और पुरुष साफ साफ ये और नौजवान चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर कभी नहीं था, हम बलूच नहीं हैं, हम अफगानिस्तान नहीं है, हमको पाकिस्तान को आजाद करना ही पड़ेगा, ये जो आवाज उठ रही है। तो ऐसे कई कारणों को हम मिला सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान चाह रहा था कि इतने लंबा वो खींचे मामला। मूल कारण इस पर विचार करने की जरूरत है। तो पाकिस्तान को जो लोग ये अभी कर रहे थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से भारत अपने स्वभाव के प्रतिकूल जाकर के और जैसे को तैसा करेगा। तो अब वो फंस गए हैं। देखिए, अब 3 स्थितियां पाकिस्तान के सामने। अब उस स्थिति में हम आएंगे। नहीं, ये कारण जो आप पूछ रहे उसी में है। अब आज का कारण क्या है, आज क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान अपनी ओर से पीछे हटता है तो सरकार के खिलाफ आवाज उठेगी कि ये भारत के सामने घुटने टेक लिया, सेना का मनोबल गिर गया। नहीं हटते हैं तो उनके यहां भी जो है समस्या पैदा हो रही है। 10 तारीख को कल नवाज शरीफ ने मीटिंग बुला दी है, तो वो एक तीसरे मध्यस्थ की तलाश पाकिस्तान ने शुरू किया है कि कोई तीसरा पंच आकर के बीच बचाव करे। जैसा इन्होंने कहा कि कल वहां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वहां के राजदूत ने फिर से मामला उठाया, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है कि आप दोनों आपस में करो, हम इसमें नहीं जा सकते हैं। तो अब इस समय के हमले का कारण यह है कि न चाहते हुए पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। आप ये कह रहे हैं कि वो निकलने का अब इस समय कोई उपाय नहीं है, इसी में फंसा। भारत का साफ कहना है कि हम तब तक मारेंगे जब तक ये स्वीकार न कर लें कि अब आगे से हम मार नहीं करेंगे, तभी समझौते का कोई असर हो सकता है। तो ये भारत की रणनीति है। अब इस कारण इस समय जो है ये लड़ाई एक प्रकार से अघोषित युद्ध जैसा हो रहा है। नंदकिशोर जी, जो कुछ हो रहा है, आप जो हमारे वाजपेयी साहब ने कहा, अवधेश जी ने कहा कि पाकिस्तान की किस तरह की सोच है, किस तरह की समझ है, किस तरह से सियासत है उनकी, क्या रणनीति है उनकी, किस तरह क्यों हमला कर रहे हैं, आपको लगता है कि यही यहाँ तक ही सीमित है, या आपको लगता है कि अब इसके आगे भी कुछ चीजें हैं इसमें? मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर तो लगता है कि पाकिस्तान का वजूद जो है या पाकिस्तान का बनना ही एक मुख्य कारण है, और जब तक वो भारत से लड़ेगा नहीं, जब तक पाकिस्तान का वजूद संकट में रहेगा अपने अपने कारणों से। क्योंकि आज पाकिस्तान का यदि हमसे शांति से रहे तो फिर पाकिस्तान का होने का कोई मतलब भी नहीं बचता है। वो बना किस लिए था? उनका अधूरा एजेंडा है। उस एजेंडे के लिए वहाँ की कट्टरपंथी और वहाँ की फौज वो इर्रेलेवेंट हो जाएंगे यदि भारत से शांति हो जाए।
तो फौज को जीना है। नवाज शरीफ को पिछले दिनों में जो कुछ 1-1.5 महीने तक हुआ इमरान खान के कारण, ये दूसरे जो वहाँ के धर्मगुरु थे, ये सब उन चीज़ों का। बाकी तो जो वाजपेयी जी तो एक्सपर्ट हैं, एयर मार्शल रहे हैं, और अवधेश जी ने जो कहा उनसे सहमत होते हुए भी मेरा यह मानना है कि जब तक पाकिस्तान रहेगा भारत के साथ ये तनातनी साल में 2 साल में होती ही रहेगी, और हमें उसका जवाब मुंह तोड़ देना ही चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कोई। पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आऊँगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि बहुत सारे अहम सवाल हैं कि नवाज शरीफ जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में उनको आमंत्रित करते हैं, वो आते हैं, यहाँ पे अच्छी बातें करते हैं, वहाँ जाके भी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो स्थिति पाकिस्तान में बनती है उसके बाद, खास करके नवाज शरीफ के लिए, और जो स्थिति बनते बनते रुक आज जो स्थिति है उसको अगर हम देखते हैं तो उस दोनों में को आगे ले जाने की स्थिति कैसे बनती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटनाचक्र में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार सीमा पे हमला कर रहा है और हमले में लोग घायल हो रहे हैं, मौत हुई है, और भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। सवाल है कि पाकिस्तान का असली मंसूबा क्या है, क्या चाहता है पाकिस्तान, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। पुष्पेंद्र, आपसे हम पूछें, आप अपने दर्शक को बता दें, हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब राज्यसभा सांसद स्टूडियो में जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अदीब साहब। पुष्पेंद्र, जो बातें आपने सुनी अब तक, उसमें क्या लगता है इसके आगे भी कुछ जोड़ने के लिए आपके पास है कि ये भी कारण है कि पाकिस्तान के असली कारण ये है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वाजपेयी साहब ने और अवधेश भाई ने करीब करीब वो सारी बातें कही हैं कि जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये लगातार हो रहा है। जी, मुझे लगता है कि आप ये देखें कि सिंध में पाकिस्तान के ज़िये सिंध नाम से एक बड़ी मूवमेंट बहुत दिन से चल रहा है। बलूचिस्तान के हालात भी सबको पता है। पाकिस्तान की जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ इमरान खान, जिनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वो पाकिस्तान की सरकार से आज़ादी चाहते हैं। नवाज शरीफ हिंदुस्तान के कश्मीरियों के लिए आज़ादी चाहते हैं। अब मसला यह है कि आर्मी नवाज शरीफ से आज़ादी चाहती है, कौन किससे आज़ादी चाहता है और कहाँ आज़ादी मांगता है। पीओके में विद्रोह है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम सारे हालात को आप देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत अपने कर्मचारियों को 3.5, 4 महीने की तनख्वाह नहीं दे पा रही है। लाहौर जो उनका सबसे खूबसूरत शहर है और सबसे ज़्यादा जिसे पैम्पर्ड शहर कह सकते हैं, उसमें 7 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आ रही है। जिस मुल्क में इतनी सारी समस्याएं हो, इकोनॉमी कलेप्स कर गई हो और अराजकता का माहौल ये हो गया है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा है। जब यहाँ नवाज शरीफ साहब आए थे, दोस्ती की बात हुई, उनको बुलाया, मेहमान नवाजी हुई, कुछ शॉल गया, कुछ साड़ी आई, ये सब चीज़ें हुई और किसी डिप्लोमेसी के तहत ये होना भी चाहिए था। लेकिन नवाज शरीफ को ये अंदाज़ा नहीं था कि जब वो वापस जाएंगे तो नेशनल असेंबली में सबसे पहले इमरान खान, जिनको ये कहा जाता था ये पाकिस्तान का मॉडर्न चेहरा है, लेकिन कम लोगों को पता है कि वो ISI और आर्मी के एक मॉडर्न फेस हैं। उन्होंने सबसे पहला सवाल नेशनल असेंबली में कहा कि आप जब वहां गए थे तो कश्मीर के जो हुर्रियत लीडर थे उनसे क्यों नहीं मिले, और यह सवाल वहां से ट्रिगर हुआ। और उसके बाद में आखिर में जब बातचीत भी तय हो गई तो किस तरीके से आर्मी के दबाव में भारत के जो सिफारत खाने में यहां पाकिस्तान के जो बासित साहब हैं, उन्होंने ये तमाम उसके बावजूद कि वहां की हुकूमत नहीं चाहती थी, आर्मी के दबाव में मुलाकात की और फिर ये बातचीत कॉल्ड ऑफ हो गई। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप एक चीज देखें कि हम रोज पिछले 1 हफ्ते से कम आपके चैनल पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। मैं समझता हूं कि अवधेश भाई मेरी बात को मानेंगे कि हमें यह डिस्कस करना चाहिए कि कितने दिन सीज फायर कायम रहा है। अब गिनती उससे आगे निकल गई है। अगर 1 साल में 340 बार उल्लंघन होता है तो यह बात तय होनी चाहिए कि कितने दिन उल्लंघन नहीं हुआ, इस पे बहस होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, पाकिस्तान के अंदर जो अराजकता का माहौल है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी उतनी ही तबाही हुई है बाढ़ से जितनी भारत में हुई है। लेकिन भारत के पास जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो तमाम सारी चीजों के बाद भारत की फौज ने वहां जो काम किया है उससे बहुत कुछ स्थिति बेहतर हुई है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इस बाढ़ से बहुत सारे कैंप भी बह गए हैं
और पाकिस्तान घुसपैठ भी नहीं करा पा रहा है। और पाकिस्तान के जो कश्मीर पार्ट के लोग हैं उनमें जो गुस्सा है और जो विद्रोह है, जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ISPR जो ISI की जो पब्लिक रिलेशन वो जो उनकी डिपार्टमेंट है, सिर्फ उससे सेंसर्ड न्यूज आ रही है। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास कोई इस वक्त ऐसा फेविकोल पाकिस्तान को नहीं मिल रहा जिससे इस पूरे 4 सूबों के मुल्क को किसी तरह जोड़ा जाए, लोगों के गुस्से को दबाया जाए। कैसे फौज जो है वो इस कोशिश में लगी है कि अगर हम पाक भारत के साथ इस माहौल को इतनी देर तक बिगाड़ते हैं तो पाकिस्तान के पास एक ही फेविकोल है कि अगर भारत को दुश्मन करार कर दिया जाए और भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता है, भारत पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, ये तमाम सारी बातें कहेंगे तो मुल्क के अंदर फौरी तौर पे जो गुस्सा है, जो जिसको कह सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां की जो आंतरिक सारी चीजें हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां की जो आंतरिक ये कंपल्सन है। नहीं, आप ये देखें, एक तरफ तो ये है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को अगर आप देखें तो जो अभी हम लास्ट जो लेग देखते हैं कि जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यूनाइटेड जनरल असेंबली में बोले, वहां 2 टूक उन्होंने बात की, उसके बाद मेडिसन स्क्वायर में बोले, वहां भारत की प्रतिष्ठा को उन्होंने किया, उसके बाद ओबामा से जब बात हुई तो यह पहली बार हो रहा है कि जो पाकिस्तान अमेरिका को अपना बहुत, जिसे कहना चाहिए कि नजदीकी दोस्त मानता था और यह बताता था कि हमें फक्र है कि हम और पाकिस्तान और अमेरिका जो है दुनिया की सियासत पे बात करते हैं, यह पहली बार हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री के साथ ओबामा की बात हुई और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे हाफिज सईद हो, सैयद सलाउद्दीन हो, जमाते दावा हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, इन सब के ऊपर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनी है। वहां से हताशा है, उसके बाद कश्मीर के मुद्दे को जो हटाया उससे हताशा है, जी लिखा हुआ नहीं, वही मेरा कहना, उससे हताशा है। और उसके बाद इत्तेफाक से भारत के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसको यह लगता है कि एक भारत के अंदर बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पीसनिक के नाम पे, जो NGO के नाम पे, जो ये गुडी गुडीज करने के नाम पे इस तरीके से माहौल बनाती है कि नहीं नहीं वो तो हमारा पड़ोसी है, उसको तो हम बदल नहीं सकते, हमारे पाकिस्तान को देखना चाहिए, वो हमारा छोटा भाई है, उनकी अंदरूनी मामलातें, वो पीसनिक की जो पूरी दुकान है वो बंद है। हुर्रियत कश्मीर से बाहर कर दिया गया है इस बातचीत से। तो अभी विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, पाकिस्तान के सामने एक नहीं अंदरूनी बाहर संकट के चलते ये उसका आखिरी दांव है कि भारत को इतनी दूर तक प्रोवोक किया जाए ताकि इससे पूरी दुनिया को उसको एहसास कराया जाए। और अगर नहीं होता है तो जिस तरीके से वो बान की मून के पास कल गए थे, वहां से जिस तरह से उनको 2 टूक जवाब दे दिया गया, जो यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स है जिसकी रिलेवेंस खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ वो इस्लामिक वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भारत जो है बड़ा जहरियाना बर्ताव कर रहा है, लिहाजा किसी तरह से उनकी अटेंशन डाइवर्ट करी जाए। जी अदीब साहब, क्या पाकिस्तान की इस रणनीति का फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है? क्या वाकई यही मंसूबा पाकिस्तान का है? नहीं, पाकिस्तान तो अपनी कब्र खुद से खोद रहा है। देखिए, पाकिस्तान की बात जहां तक है, अभी जैसा हमारे साथियों ने भी कहा है कि उनकी अपनी प्रॉब्लम जो है उसमें वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व का कोई सलूशन उनके पास है नहीं, इसलिए वो ये इस तरह की हरकतें और जो इस तरह की उन्होंने अब हरकतें की हैं, ये उनके टोटल फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि क्या हमारे सिविलियन क्यों भुगते हैं, सवाल ये है। उनका मसला है वो अपनी सरकार को चला नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमारे सिविलियन क्यों भुगते हैं, सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है। हम ये नहीं कहते कि हम आपके मुल्क पे कब्जा नहीं करेंगे, हम आपसे, लेकिन सवाल ये कि हम कब तक सहेंगे। ये बात, बुनियादी बात ये है कि जो इस वक्त हिंदुस्तान का अभी तक जो रवैया रहा है, मैं समझता हूं बहुत मुनासिब है। वो अब उनको चाहिए कि और शदीद तौर पर इसका जवाब दें और वर्ल्ड फोरम में जाके एक्सपोज करें इनको, और इनसे कहें कि अब हम इसके जबान से कुछ नहीं बोलेंगे, अमल करके दिखा देंगे। आप देख लें, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, हम पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं, लेकिन इस सरकार को मानने को तैयार नहीं। वो अपनी आवाम से लड़े, लेकिन हिंदुस्तान अब इस स्टेज में आ चुका है कि वो अब इनके इंटरनल मामलात में अपने सिविलियंस और अपनी फौजियों को मरवाने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये फैसला हिंदुस्तान की सरकार का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन वो हिंदुस्तान की सरकार का ये फैसला होना चाहिए कि हम बस सख्त से सख्त सजा देंगे अगर किसी ने वायलेशन किया, और जब तक हम इसको अमल करके नहीं दिखाएंगे ये आतिशबाजी चलती रहेगी। इसलिए बहस से ज्यादा
अमल की जरूरत इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार को करना चाहिए। सरकार क्यों करना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो आपको हम सुनाते हैं। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। जब सीमा पर तनाव होता है तब हिंदुस्तान में हिलता है, दुश्मन रोने लग जाते हैं, चीख दुश्मनों की सुनाई दे रही है। और मैं देश के जवानों को बधाई देता हूं, सीमा पर बैठे हुए जवानों को बधाई देता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी ताकत का परिचय दे दिया है और उनको भी पता चल गया है कि वक्त बदल चुका है। अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी, अब पुरानी आदत काम नहीं आएगी। बहादुर जवानों ने सही सही जवाब दे दिया है भाइयों बहनों, और इसलिए ऐसे विषयों को राजनीति के तराजू पर मत लाया करिए। सही सही जवाब दे दिया है और ऐसे बयानों पे राजनीतिक बयान, ऐसे स्थिति में राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत नहीं है। मत किया करो जी। लेकिन कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के जो भी मंसूबे हों वो पाकिस्तान के मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से कर रहा है या किया जा रहा है, हिंदुस्तान के जो भी जवान है सीमा पर जिस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रही, क्या इसके आगे भी भारत के लिए कुछ रास्ते हैं? वो क्या रास्ते हैं जिस पे भारत को आगे बढ़ना चाहिए? उदेश जी, मैं पहले कुछ फैक्ट्स बता दूं लोगों को और तब मैं उसका उत्तर दूंगा। देखिए, पाकिस्तान ने जो 81 और 82 mm मोर्टार्स का प्रयोग किया है वो शिमला एग्रीमेंट के तहत बैंड है, वो नहीं कर सकता था। ये पहली बात, ये ध्यान रखिए। मानते ही नहीं वो शिमला। ये जो है उसको किया है। दूसरा ये है कि देख 2011 में 62, 2012 में 114, 2013 में 347 और अक्टूबर में 304, इस बार अक्टूबर 8 तक का हमारे पास आंकड़ा है, 334 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है। तो जो पुष्पेंद्र भाई कह रहे थे कि क्या इस अब भी हम मान लें कि युद्ध विराम है, केवल इस एक महीने में 8 तारीख तक 63 बार अब बताया जा रहा है कि इन अक्टूबर एलोन पाकिस्तान हैव कमिटेड 63 वायोलेशंस ऑन बॉर्डर। तो क्या ये है? पहली बात। अब मैं जो दूसरी बात आपको कह रहा हूं, आपका बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि पाकिस्तान क्या चाहता है, आप बार बार पूछ रहे हैं। अब इससे बड़ा प्रश्न है कि अब हम क्या चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति आ गई हो, पाकिस्तान के हाथ से उसकी चाहत और उसका लक्ष्य बाहर निकल चुका है। अब उसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। अब भारत क्या चाहता है, यह मुख्य निर्णायक स्थिति हो गई है। मेरा सवाल था पाकिस्तान का मंसूबा क्या है? हाँ, यही तो असली मंसूबा क्या है? नहीं, पाकिस्तान क्या चाहता है, ये नहीं, क्या मंसूबा क्या है, साजिश क्या है उसकी? उसकी साजिश तो इतनी ही होती है हमेशा कि इस भारत के साथ, क्या इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही शामिल है या पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कुछ और? जी, इसमें यह है कि भारत क्या चाहता है, हमारे दूसरे पड़ोसी देश क्या चाहते हैं, जहां बार बार आप इशारा कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां क्या चाहती हैं। ये 3 मूल प्रश्न है। तो जहां आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि क्या भारत और अमेरिका के संगठित होने से या मिलने से जो चीन के अंदर परेशानी और नाराजगी महसूस हुई है, क्या उसके पीछे ये है? तो मैं आपको बता दूं कि आप ध्यान रखिए कि भारत और अमेरिका के मिलने के पहले से सीज फायर वायोलेशन हो रहा है। अगस्त में 1971 के बाद सबसे बड़ी ज्यादा गोलीबारी का रिकॉर्ड बना था, जिसमें इधर से भी मारे गए, हमारे 2 लोग मारे गए थे, इन्होंने 8 लोग मारा है। तो अगर चीन की दुर्नीति होगी भी तो चीन इस समय इस युद्ध विराम का उल्लंघन करवा के उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसको तो लाभ तब हो सकता है जब भारत वाकई ऐसे युद्ध और उसके दबाव में आ जाए कि जिससे वो चीन की बात मानने को मजबूर है। इसलिए मैं चीन की भूमिका इस समय इसमें नहीं देखता हूं, क्योंकि चीन के स्वयं जो सिंकियांग प्रांत है, वहां का जो अलगाववाद था वो उग्रवाद और आतंकवाद का रूप ले चुका है। अभी आपने 5-6 दिन पहले जो कुछ चीन में हुआ है, जरा उसको ध्यान कर लीजिए। पहला तो यह है। दूसरा जो मेरी समझ में आ रही है कि अब इस गोलीबारी का अंत जो होना है, वो चीन का भारत के मंसूबे पर, पाकिस्तान के मंसूबे पर बात हो चुकी है, क्योंकि एक मंसूबा नहीं है। जब वहां की सत्ता के कई रूप हैं तो कई रूपों के अलग अलग मंसूबे होते हैं। चलिए जी। अब जो मैं कह रहा हूं, देखिए,
अब ये जो गोलीबारी है, ये इसका अंत अब हमारी शर्तों पर होना है। या तो पाकिस्तान ये मान ले कि हमसे गलती हुई है, नहीं तो हमारी सेना तीनों तैयार है। ये संभव है कि अगर आगे बढ़ेगा तो बीएसएफ के हाथ से भारत की सेना अंत में इस स्थिति को लेगी। तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक होना, उनको देना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को लगाना, ये है। एक चीज इन्होंने कहा अभी नंद किशोर जी ने कि पाकिस्तान का वजूद ही इस संकट का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, हम पाड़ा पड़ोसी है, मैंने पहले ही कहा कि हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी जो है रहे, लेकिन वाजपेयी जी को भी मैं सोचने के लिए कहता हूं। पिछले दिनों हमने एक प्रस्ताव दिया था कि क्या जैसे हमने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया, अब जो वहां अलगाववादी मूवमेंट है, क्या इसको कमजोर करने के लिए हम अब अपनी कुछ रणनीति, ऐसी दुर्नीति जो भी हो बना सकते हैं कि बलूच का मूवमेंट, वजह पख्तूनिस्तान का मूवमेंट, सिंध का मूवमेंट जो है खड़ा होके और केवल पंजाब पीओके में जो पीए को लेकर के पाकिस्तान सीमित हो जाए। और मेरा तो यह भी कहना एक नया बात कि भारत को चीन से बात करनी चाहिए कि आपके लिए भी कलेजे पर मूंग दरड़ने वाला है, कश्मीर पर हम बाद में सुलझ लेंगे, आप हमारी इसमें मदद करो कि उधर का कश्मीर भी हम ले लें, बाद में आपके साथ जो है जो करना होगा हम कर लेंगे। वाजपेयी साहब, क्या मंसूबा है ये तो सर, लेकिन क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं, किस तरह की चीजें आगे आप दिख रहे हैं जो स्थिति बन इस वक्त? तो हम अवधेश जी ने जो प्रश्न उठाया जी कि हम वहाँ एक अस्थिरता का माहौल और पैदा करें, तोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू करें, चाहे बलूच हों चाहे कोई और हो, तो भारत की नीति रही है, किसी भी राष्ट्र को तोड़ने की नीति नहीं रही है, जोड़ने की नीति रही है सिद्धांतन। शांतिप्रिय देश होने के नाते, और आप शुरू से देखिए जब से आज़ाद हुए हैं तब से यही प्रयास रहा है। दूसरा, जहाँ तक सवाल रहा, आपने पहले प्रश्न किया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए हैं ये, इनके पीछे एक और कारण क्या हो सकता है। जी, अस्थिरता वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब वहाँ की है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अलग विद्रोह कर रही हैं। नवाज़ शरीफ पहले भी भुगत चुके हैं, एक बार जब मुशर्रफ साहब ने उनको हटा करके सत्ता अपने हाथ में ली थी। तो मुख्य रूप से तो ये जो वहाँ का शासन है उसकी जिम्मेदारी है कि देश में अपनी स्थिरता बनाए रखें, और वहाँ ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि जहाँ पर अब कोई विकल्प जो वहाँ की नीतियों के अनुसार रहता रहा है कि मिलिट्री जो है वो शासन को संभाले। संभव है, ये भी एक कारण हो सकता है कि स्थिति इस तरह की बन जाए, और जब मिलिट्री का रोल वहाँ हुआ है इस तरह की स्थिति पैदा हुई है हमेशा, कुछ न कुछ कारण बता करके, और जो कारण पहले बताए वो तो हैं ही हैं, इन्फिल्ट्रेशन। उसको मालूम है पाकिस्तान को कि हमारी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब इनकी जो गोलाबारी है, LOC या एक्चुअल कंट्रोल की इस तरफ हमेशा तो नहीं आए, वो वहीं से गोलाबारी बराबर कर रहे हैं, तो उसको भी मालूम है कि हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो और कारण क्या हो सकते हैं? तो एक तो यही समय जो है जहाँ पर उनके घुसपैठ का, अपने इन आतंकवादियों का, और यहाँ से जो अलगाववादी तत्व गए थे वहाँ पर उनको ट्रेन करके वापस भेजने का एक तो बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तमाम लोग मारे गए हैं जो इस तरह घुसपैठ कोशिश कर रहे थे, और उनके पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जैसे आपने प्रश्न किया कि इसके आगे क्या है, कहाँ तक पाकिस्तान जा सकता है। देखिए, हम रिटेलिएटरी मोड में ही रहे हैं हमेशा, कभी हमने पहल नहीं की किसी भी राज्य, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और देश हो, हमने पहल नहीं की किसी ऊपर हमला करने की। अब उसने हमला किया है तो जब तक वो अपनी तरफ से ये गोलाबारी बंद नहीं करेगा तब तक हमारा भारत उससे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और न करेगा। जैसा कि आप मोदी जी के भाषण से भी आप देख चुके हैं कि हम बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो स्वयं, पाकिस्तान स्वयं अपनी तरफ से गोलाबारी बंद नहीं करेगा और ऐसा वातावरण नहीं पैदा करेगा कि बातचीत हो सके उसमें, तब तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन जो बात उन्होंने, अब वक्त बदल गया है। पुष्पेंद्र, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप जब हम लोग ये कहते हैं कि साहब हम जो है बातचीत नहीं करेंगे जब तक वो बातचीत के लिए तैयार ना हो, माहौल नहीं बनाए। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक बेहया, जिसे कहना चाहिए, मुल्क है और ना काबिल एतबार कौम है। ये जब इनकी धज्जियां 1971 में उड़ाई गई और ये दो टुकड़ों में बट गया मुल्क, तो किस तरीके से जरदारी, वो जुल्फिकार साहब लाहौर वहां पहुंचे शिमला में, और वो समझौता हुआ, उस दबाव में जो भी कुछ समझौता हुआ, और उन्होंने यहां तक कहा कि वो आज भी रिकॉर्ड है शिमला के म्यूजियम के अंदर कि अगर समझौता नहीं हुआ मैडम इंदिरा गांधी तो लोग मेरी चिंदी चिंदी उड़ा देंगे पाकिस्तान के अंदर।
और उस वक्त जो समझौता हुआ सन 71 के शिमला समझौते को आज भी पाकिस्तान सिरे से खारिज करता है। उसमें साफ लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का विवाद बाइलेटरल इशू है। तो हम उस पाकिस्तान से जिसका प्रधानमंत्री यहां लिटिन एक समझौता करके गया हो और उस वक्त गया हो कि जब उसको यह पता चल गया कि भारत ने कितनी सख्त मार मारी है, उसमें उसका मुल्क टूट गया हो, हम उस पाकिस्तान से 2014 के अंदर ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेना जो है और बॉर्डर पे वो हम गोलीबारी रोक देगा वो, और उसके बाद एक सफेद झंडा दिखाया जाएगा, बातचीत होगी, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सिर्फ ये कोई नहीं बात होने वाली कि साहब आप बात करिए और झंडा दिखा दिया और हम आपकी बात पे यकीन कर लें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो फीडर चैनल हैं उनको दबाव में लेना है। पाकिस्तान पे आप यकीन करते रहिए, यकीन तो आप कई साल से कर रहे हैं। 26/11 का सानिया होने के बाद भी भारत ने बातचीत की, जब भारत के 200 लोगों को मारा गया, बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के बाद भी कई लोग मारे गए, तब भी आपने बात की, पार्लियामेंट के हमले के बाद भी आपने बात की। आए दिन हिंदुस्तान के हर शहर में धमाका होता है, हर के तार या तो कराची से जुड़े होते हैं या रावलपिंडी से जुड़े होते हैं या यहां जो लाहौर में जो जमातुल दावा का ऑफिस से जुड़े होते हैं। तो उससे आप कर क्या लेते हैं? कश्मीर के अंदर कितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, खुलेआम हाफिज सईद हो, सलाउद्दीन हो और तमाम दीगर तंजीमें हो, खुलेआम आप क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद भी आप अगर ये कहते हैं कि जब तक वो टेबल पे नहीं आएगा ये बंद नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब भारत को इस प्रेशर को लगातार मेंटेन रखना चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आईएसआई और फौज जो लगातार खेल ये खेलती रही है उस जनता के सामने एक्सपोज करना चाहिए, जो जनता भारत के खिलाफ नहीं है और अपने ही हुक्मरानों से परेशान है। अगर उनके अपने घर में आपने दबाव बना दिया तो ज्यादा आप सफल होंगे बनस्पत इसके कि पाकिस्तान आज पीछे हट जाएगा क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन 2 महीने बाद उस कुत्ते की पूंछ जो है फिर टेढ़ी से सीधी नहीं होगी। तो फिर आपको तो हम हर बार उनके हमलों को झेलें, अपने लोगों को मरवाएं, फिर हम बात करें, फिर बात खत्म हो जाए, फिर उसके अंदर जोश आ जाए, फिर वही शुरू करें। तो इस समस्या को आप हमेशा लंबी रणनीति के तहत सॉल्व करें, वक्ती तौर पे ना करें, टेम्परेरी ना करें कि अभी 2 महीने के लिए हो गया फिर कुछ हो जाएगा, फिर 4 महीने बाद कुछ हो जाएगा। अभी तो वो ये कह रहे हैं, अभी हो सकता है 3 दिन बाद उनका बयान आ जाए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत को बाज आना चाहिए। एक वो जो उन्होंने चोरी छुपे को बना लिया है उसको भी वो धमकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा कहना सेंस ये है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है उसको और सख्त करना चाहिए, जिस तरीके से वाजपेयी साहब कह रहे हैं पूरी दुनिया के सामने वैसे ही एक्सपोज करना चाहिए जैसे 26/11 के बाद किया। और बॉर्डर के अंदर जो फौज की कार्रवाई है उसमें भारत की सियासतदानों को दखल नहीं देनी चाहिए। फौज का काम फौज के लेवल पर छोड़ देना चाहिए कि उन्हें किस तरह, कब, कहां, किस सेक्टर में। जरूरी नहीं है कि भारत की जो फौज है वो कश्मीर में भी दे, हो सकता है भारत की फौज जो है वो अमृतसर में भी रिटेलिएट कर सकती है, हो सकता है राजस्थान के बॉर्डर पर भी रिटेलिएट कर सकती है। तो इस तरीके से फ्रंट खोले तो उसको समझ में आएगा कि यह मामला जो है बार बार जो चल रहा है ये नहीं चलेगा। इतनी सख्त कार्रवाई के बाद आपको लग सकता है कि कुछ आप ये कहते हैं कि और भी सख्त कार्रवाई। अदीब साहब, दो अहम सवाल हैं। एक तो पुष्पन जो बात कह रहे हैं उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि लगातार ये खबर आ रही है कि पीओके में लोग काफ़ी नाराज भी हैं, विद्रोह कर बैठे हैं। उन्होंने वो लगातार चुनौती दे रहे हैं आईएसआई को। वो कह रहे हैं ये बलूचिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान है नहीं है, पेशावर नहीं है, कश्मीर है, और आईएसआई को ललकार रहे हैं। क्या इस पूरे चीज़ को ढकने के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है? मैंने कहा कि उनका इंटरनल प्रॉब्लम को वो हमारे और क्या हम अब जो हमारे बॉर्डर से करते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है जी, और उसकी लिमिट ये है कि भाई हमने, लेकिन मैं इस बात से तो मैं इतनी समझ मेरी नहीं है कि आज के ज़माने में कोई मुल्क किसी मुल्क पे जाके कब्जा कर लेगा, उसकी बाउंड्री छीन लेगा, ऐसा नहीं होता है। होना यह है कि हमको बॉर्डर पे अपनी फौजों को बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि कोई मुआहदा नहीं होगा, एक के बदले 10 हम बदला लेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारी डिप्लोमेसी ये होनी चाहिए कि हम वर्ल्ड में इनको आइसोलेट कर दें। क्या वही पाकिस्तान नहीं चाहता है? वही पाकिस्तान चाहता है, इसलिए आइसोलेट होंगे। वही पाकिस्तान चाहता है हमेशा कि आप जो है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वो कभी यूएन में जाते हैं, कभी बाकी थर्ड पार्टी की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की रणनीति जो है, क्या उस रणनीति में, उस ट्रैप में फिर आप नहीं जाते हैं? देखिए, रणनीति का सवाल ये कि हमारी रणनीति ये थी कि जब पाकिस्तान हमने तोड़ा, बांग्लादेश बना, उस वक्त 3 मुल्क पाकिस्तान के साथ थे दुनिया के, बस बाकी हमारे साथ थे। ये हमारी रणनीति थी। एक तो हमने फ्रंट पे लड़ा था और एक डिप्लोमेटिक फ्रंट लड़ा था। हमको डिप्लोमेटिक फ्रंट भी लड़ना पड़ेगा और हमको वहां वो लोग जो वहां की फौज से परेशान हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए कि भाई देखो,
अगर तुम चाहते हो कि हमारे साथ सुकून से रहो, अपने मुल्क में सुकून से रहो, तो अपनी इस हुकूमत को जो फौज के चुंगल में है इससे छुड़ाओ। 3 फ्रंट हमको लड़ने पड़ेंगे और जब ही ये मसला हल हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक दुनिया भर में, और तीसरा सीमा पे। जी, तीन फ्रंट पे भारत फ्रंट पे हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में हमारी अपनी रिपुटेशन जो है वो आज हिंदुस्तान की रिपुटेशन, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और ये हमको साबित करना है वर्ल्ड फोरम पे जाके कि हमको तबाह किया जा रहा है। हम एग्रेसर नहीं है, लेकिन हम कमजोर भी नहीं है जी। और हमारी हमको कमजोर न समझा जाए। हम जो भी करेंगे हम अपने लिए करेंगे। आपकी नजर ये सामने है, मैं समझता हूं दुनिया हमारे साथ आएगी, ऐसा लगता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत मुझे दुख होता है कि ऐसे इश्यूज पर हम लोग बयान दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, वो नहीं बोले। ये बोलने का वक्त नहीं है, ये काम करने का। आज तो प्रधानमंत्री बोल भी गए और उन्होंने क्या कहा? मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर यहां न बोले, प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड लीडर से जाके बतावें कि हमको किस समस्या में डाल रखा है और कब तक हमारा इम्तिहान लोगे। ये वर्ल्ड लीडर से बोलें। यहां रैलीज में और इलेक्शन में कोई न बोले तो कहा जाए, बोले तो कहा जाए। ये तमाशा इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखना चाहिए। ये देश के इस वक्त सिचुएशन जो है, इस वक्त हमको किसी पार्टी का कोई हो जी, इस वक्त बिल्कुल इसको तय करके इसको अलग रखना चाहिए। इशू है बिल्कुल जी। गर्ग साहब, इसको रैली में इन तमाम जगहों पे नहीं बोलना चाहिए। साहब ने जो बात कही है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ जी। रैली में और वो भी बचपना दिखा के कुछ लोग बोलें, ये प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री डबल चार्ज क्यों है? ये बहुत बचकने वाली बातें हैं। देश की सेनाओं को पूरी सक्षम है। आज तक इस देश की मान इज्जत बढ़ाया सेनाओं ने। सेनाओं को हम पूरा बॉर्डर का हिफाजत का काम उनके जिम्मे है, वो बखूबी इसको कर। चलिए, एक बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत कम जी, लोगों को शठे शाठे वाली बात है जी। उसके लिए जो आवश्यक है, सेना की अपनी रणनीति हो और जी। सेना को पूरी छूट हो। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी इस विषय में निर्णय ले चुके हैं। वो कल जिस हिसाब से आज अरुण जेटली जी ने भी कहा, ठीक है, और हमारी सेनाएं इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और पाकिस्तान बिल्कुल को सीमा पे जवाब, नहीं सीमा पे कार्रवाई, सीमा पे जो रिटेलिएशन है, सीमा पे जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो हो रही। लेकिन सवाल ये है कि जो बात डिप्लोमेटिक लेवल पे होना चाहिए, जिस तरह से वर्ल्ड डिप्लोमेसी पे भारत को इसको ले जाना चाहिए, जो पाकिस्तान लगातार चाहता है, यहाँ पे ये पाकिस्तान की रणनीति रही है। लेकिन क्या, बहुत कम शब्दों में ब्रेक पे जाना है, इस अगले मुद्दे पे जाना है कि क्या भारत की तरफ से जितना कुछ हो रहा है वो काफी है, पर्याप्त है? इस पे बहुत कम शब्दों में मेरी दृष्टि से इतना अब जो कुछ हो गया है वो पर्याप्त है। इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जवाब देना था मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दे दिया है। भारत के दूत वहां हैं, कल जो उनके महासभा में उनकी ओर से प्रश्न उठाए गए उनका जवाब दे दिया है। हर जगह दूतावास हैं, उनको फैक्स किए जा रहे हैं जहां जरूरत पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस समय पाकिस्तान कश्मीर मामले पर अलग थलग पड़ चुका है। कुछ इस्लामिक OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के 3-4 देशों को छोड़ के उनके साथ इस समय कोई खड़ा नहीं होने वाला है, उनको दिख गया है। भारत की कूटनीति की सफलता यह रही कि जब तक नवाज शरीफ कश्मीर का नाम नहीं लिए थे यूनाइटेड नेशन में, भारत उनके विरुद्ध कोई कूटनीति नहीं कर रहा था। उन्होंने नाम लिया, उसके बाद भारत की कूटनीति सक्रिय हो गई और उनके चाहने के बावजूद उनकी ओबामा से मुलाकात नहीं कराने दी। तो भारत की कूटनीति वहां सफल हुआ है इस समय। और मुझे इस वक्त कूटनीति की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान जाए दुनिया के सामने, हमारा तो यही है कि हम उनको जैसे किया है, सुनिए, हम मार के शक्ति के आधार पर उनको मजबूर करेंगे, तब जाके शायद वो युद्ध विराम लागू करने को ईमानदारी से सहमत हो। इसलिए भारत की यही तक रणनीति होनी चाहिए। जी वाजपेयी साहब जी, क्या पर्याप्त है जो अब तक हुए हैं, या आपको लगता है कि वाकई कुछ स्टेप्स जो हैं अभी डिजायरेबल हैं, आवश्यकता है, जरूरत है? हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति में बदलाव आ चुके हैं, बदलाव हो रहे हैं। आज वो नीति नहीं है जो सन 62 में थी या सन 71 में थी। अगर समय हो तो मैं आपको बताऊं, एक घटना ऐसी थी कि जहां पर हमारी सेनाओं को छोटे से छोटे रिटेलिएशन के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी जब लड़ाई हो रही होती थी। एक जहाज़ आया ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, वहाँ से हमारी सीमा के अंदर 35 किलोमीटर, हम लोगों ने उसे इंटरसेप्ट किया और परमिशन मांगी कि हम इसके ऊपर फायर करें। कंट्रोलर ने पूछा कमांड हेडक्वार्टर से कि बताओ
परमिशन दो हमको। उसने कहा होल्ड ऑन, हमें हेडक्वार्टर से पूछते हैं। हेडक्वार्टर ने पूछा उससे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उसने कहा उसको शो कर दो, चला जाएगा। क्या कोई जहाज़ इतनी देर तक रुक सकता है वहाँ पर? वो तब तक जा चुका था वापस अपना। तो उस समय वो नीति थी कि छोटे छोटे निर्णय जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिया करती थी। पर आज जो आप देख रहे हैं कि जो जिस तरह की छूट और जिस तरह का निर्णय हमारी सेनाओं के हाथ में सौंप दिया गया है, वो एक बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि हर समय आप नहीं बट जा इज दैट सकते। इनफ टू मेंटेन पीस एट द बॉर्डर? सवाल ये है। पीस तो तब होगी जब वो उधर से फायरिंग बंद होगी, पीस तो ऐसे नहीं आ पाएगी। जी, और हमारी दोनों नीतियां जो हैं, आप डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों ही एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगी जी। जब तक और दोनों, ये दोनों अपने आप में पर्याप्त हैं, दोनों एक्टिव दोनों हैं। पर्याप्त। पुष्पेंद्र दिलीप जी, एक लाइन जी, जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके मणिमान मर्दन। आप शांति की परिभाषा दुर्बलता में शांति चाहेंगे तो नहीं होगा। नहीं, एक हर एक मुल्क, पुष्पेंद्र बहुत कम शब्दों में। इसलिए शक्ति नहीं, मैं से सिर्फ इस ये समय कह रहा हूं शांति होगी। कि इस वक्त आप ये देखें कि हम जब भी यहाँ बात होती है, हमारे यहाँ एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है कि पाकिस्तान के लोग दोस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं और वैसे लोग हैं। इस वक्त जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान वो हरकतें कर रहा है, वो तमाम फ्री मीडिया की दुकानें, वो एनजीओ, वो पीस निक की दुकानें, वो ह्यूमन राइट वायलेशन की दुकानें, पाकिस्तान की तरफ से आवाज नहीं आ रही है। और आप ये देखें कि जिस तरीके से जियो टीवी, जो कि सरकार के पास बहुत क्लोज था और आर्मी के खिलाफ उसने मुहिम चलाई, और ये आर्मी उसी टेलीविजन से नाराज थी क्योंकि अजमल कसाब को उसने एक्सपोज कर दिया कि वो पाकिस्तान का था। लिहाजा आज बॉर्डर के ऊपर, सरहद के ऊपर पाकिस्तान में कितनी कैजुअल्टी हुई है, इसको दिखाने के लिए वहां की आईएसआई ने सारे मीडिया को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर वो सीन और वो विजुअल पाकिस्तान देखेगा तो उसके पूरे मुल्क में और उसके खिलाफ गुस्सा भड़केगा। तो वो फ्री मीडिया के लोग, वो प्रेसनिक और एनजीओ की दुकानें पाकिस्तान में क्यों खामोश बैठी हैं इस वक्त? जी, नंदकिशोर जी, पर्याप्त कार्रवाई हो रही है? पर्याप्त कार्रवाई हो रही है। और तीसरा एंगल भी जो बीच में आया था डिस्कशन, उसमें भी मुझे लगता है कि काम कर देना चाहिए शुरू अभी से, ताकि राजस्थान वाले हिस्से से जो सिंध के नजदीक पड़ेगा, वो भी मुझे लगता है कि नहीं तो बीकानेर में तो उतार दी गई है, बीकानेर बॉर्डर। चलिए हमारे, आप ये कह रहे हैं कि प्रोएक्टिव आप इसकी बात कर रहे हैं। और फ्रंट खोले ना, तब उसको पता चलेगा। अदीब साहब भाई, क्योंकि बॉर्डर वायलेशन आप जवाब ही देंगे, आप अपनी तरफ से शुरू करिए ना कुछ जगह, आप ऐसे शुरू करिए, आपको क्या जरूरत है पूरी दुनिया में? लास्ट वर्ड। मैं इससे तो सहमत नहीं हूं कि मैं लड़ाई में शुरू में चला जाऊं और मैं जाके लड़ना शुरू कर दूं। मेरी तो समझ यही काम करती है जी। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान की हैसियत बहुत बड़ी है। ये कहना गलत है कि उनको कुछ कंट्री साथ दे रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड का नाम लिया भी हमारे OIC, उसमें सऊदी अरेबिया उनके साथ नहीं है, टर्की उनके साथ नहीं है, ईरान उनके साथ नहीं है, मिस्र उनके साथ नहीं है। अब रहा जो दूसरे मुल्क हैं, इराक और ये, वो तो खुद ही अपने ISIS से झगड़ रहे हैं। जो 4-5 बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आज पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमको और उनको फ्रेम करना है कि और उनको आइसोलेट करना चाहिए कि वो बिल्कुल सड़क पे आके खड़े हो जाए। चलिए नहीं, डिप्लोमेसी में एक होता है कोएर्सिव डिप्लोमेसी, बाध्यकारी कूटनीति, जिसमें सेना युद्ध नहीं करती है लेकिन युद्ध की अवस्था में खड़ा करके दबाव में लाती है सामने वाले देश को। तो वो कूटनीति क्या भी थोड़ा सा अंग है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के प्रचार तो चरम पे है, लेकिन उस चुनाव से जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं गायब दिख रहा है। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव का जो प्रचार है वो चरम पे इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं और बाकी तमाम पार्टियां नरेंद्र मोदी को ही मुद्दा बना चुके हैं। चाहे आप चौटाला को ले लें, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एनसीपी के नेता शरद पवार हों या फिर शिवसेना के नेता हों, मनसे के नेता हों, सबका हमला नरेंद्र मोदी पे। सवाल ये है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो आम लोगों की बातें हैं, जो स्थानीय विधानसभा चुनाव हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी मुद्दा होना चाहिए या वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनसे लोगों को
वहाँ पे जो उनको समाधान चाहिए वो मिलेगा, उस पर क्यों नहीं बातचीत हो रही है? यही सवाल है, क्यों आखिर मुद्दे चुनाव प्रचार से गायब हैं? सबसे पहले नंदकिशोर जी आपसे जानना चाहेंगे। मुद्दे बिल्कुल गायब नहीं है, मुद्दे जिंदा हैं। महाराष्ट्र में 40,000 करोड़ रुपए का सिंचाई स्कैम होके भी जी, आज महाराष्ट्र की जनता पानी के कारण दुखी है, तो मुद्दा है जी। मुद्दे उठ रहे हैं, किसानों की आत्महत्या। आप ये देखिए, आपका आप मैं बाला साहब ठाकरे को एक उन्होंने कहा कि एक ट्रिब्यूट के तरह हम शिवसेना पे हमला नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। आप देखिए बाकी जो आपके विरोधी हैं वो प्रधानमंत्री पे, व्यक्ति पे हमला कर रहे हैं। तो वही तो जी, जब भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में क्या हुआ कि सारे लोगों का ध्येय एक हो जाए। मोदी जी पिछले 1 साल से, पिछले सितंबर के बाद सारे लोग उन पे हमला कर रहे हैं, और मोदी सबसे निखर के आ रहा है, पूरे देश से सीधा संवाद करके। आने वाले 10 साल में सारे छुटभुइये कितने इकट्ठे हो जाएं, जी, मोदी शेर की तरह रहेगा और इस देश की समस्या नहीं वो तो ठीक है, मोदी शेर की तरह रहेगा। सवाल मेरा दूसरा है कि ये मुद्दे, आपके सवाल पे आ रहा जी, उन सवालों का जवाब मोदी ने धीरे धीरे, आज मुझे लगता है कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाना, शहीदों के सपनों का भारत बनाना, छत्रपति शिवाजी की कोई किसी की मोनोपोली नहीं है। आज शिवसेना के बाल ठाकरे के प्रति क्यों बोले हम? शिवसेना वाले अपने आप ही एक्सपोज हो रहे हैं, दोनों भाई मिलना चाह रहे तो अलग क्यों हुए थे? क्या केवल महाराष्ट्र की बात करके आपको लगता है इन विधानसभा चुनाव में जहां पे आप प्रचार पे आप भी गए हैं लगातार, क्या वाकई जो स्थानीय जनता के मुद्दे हैं वो चुनाव में इस वक्त प्ले में है, जिसको कहते हैं वो फोरफ्रंट में है, वो आगे है? बिल्कुल फोर फ्रंट में। मैं हरियाणा में गया हूँ, महाराष्ट्र तो नहीं गया जी। जनता के मुद्दे बिल्कुल जीवित हैं, और यही कारण है कि जनता सब कुछ देख रही है। आज मीडिया का इतनी तो है कि ओवर एक्सपोजर तो कह सकते नहीं, लेकिन मीडिया तो नेताओं के भाषण दिखा रहे हैं, हम लोग सिर्फ भाषण दिखा रहे हैं, लेकिन भी दिखा रहा है, जी, गली मोहल्ले को भी दिखा रहा है, और जनता समझदार है। मैं देख रहा हूं कि आज सारी चीजें एक्टिव होगी ना। हाई कोर्ट को भी 5 साल पूरे होने के बाद आज निर्णय दे दिया 5 लोगों का, जो अनैतिक सरकार 5 साल 5 लोगों के कारण चली, आज निर्णय आया है। आखिर ये जुडिशरी को भी अब समझ में आ रहा है, और आगे से सब अपना अपना दायित्व समय पे निभाएंगे। आज हुड्डा साहब जो केवल एक 10 जनपद की चिंता करके पूरे हरियाणा को लुटवा दिए जमीनों का, किसानों की जमीन को। नहीं, आप वहां पे विकास कैसे करेंगे? आप वहां पे डेवलपमेंट का एजेंडा क्या होगा? आप वहां पे किस तरह से रोजगार पैदा करेंगे, किस तरह से उद्योग लगाएंगे, कैसे कृषि को ठीक करेंगे? हरियाणा के अंदर ठीक केवल वहां पर ईमानदार लोग सत्ता में आ जाएं तो हरियाणा का जो पोटेंशियल है, जो दम है, आज भी सबसे ज्यादा चावल पैदा करता, सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता, केवल बिजली उनको ढंग से मिल जाए और उसके अंदर जो डाल के फ्री में बिजली यूज करने वाला सिस्टम खत्म हो जाए। हरियाणा के अंदर सब कुछ है, सतलुज यमुना कैनाल जो चलिए हुई थी, आप कहते हैं हरियाणा के पास एक ईमानदार लोग चुन के आ जाएं, जो कांग्रेस से आए हैं, बीजेपी में जो कांग्रेस से आए हैं, अन्य पार्टियों में जो गए हैं, वो जीत के आ जाएंगे तो वो ईमानदार हो जाएंगे। वो ईमानदार जब डंडा हाथ में होगा मुख्यमंत्री, सब ईमानदार हो जाएंगे। चलिए अब अदीब साहब, डंडा से करेंगे आप? हाँ, डंडा भी चाहिए। हरियाणा का मैं हूँ, वहां पर लटकी फासिस्ट सिस्टम है, कोई फासिस्ट नहीं है, सख्ती चाहिए। सख्ती चाहिए, वो कहने का मतलब ये। अभी तक पार्टियां अभी तक आइडियोलॉजी पे होती थी, अब सिर्फ एक मकसद है कि सत्ता कैसे मिले। जब ये मसला आ जाए तो कहीं कोई चीज रह नहीं गई है। अब आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, महाराष्ट्र में मसला ये है कि वहां शिवसेना बहुत पावरफुल एक पार्टी थी, उसको लगा कि अब बीजेपी बड़ी हो रही है और अगर बीजेपी यहां आ गई तो मैं क्या करूंगा। यही राज ठाकरे का प्रॉब्लम है, यही शरद पवार की प्रॉब्लम है। तो ये सब सत्ता के लिए जी, जो चुनाव है वो सत्ता के सीमित है, वो जनता के मुद्दे से जी, मुद्दे का कहा सवाल, कोई मुद्दा है ही नहीं, इसलिए कि हम इस पार्टी में टिकट नहीं मिला जी, और तो उस पार्टी दूसरे पार्टी में उधर चले गए जी। तो जब ये सिचुएशन हो तो क्या हो सकता है? पुष्पेंद्र, बहुत कम शब्दों में, हमारा समय खत्म हो गया है। एक चीज इस चुनाव में खासतौर से मैं बताऊं कि जो विधानसभा का चुनाव है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसमें उन्होंने एक सिचुएशन ये पैदा कर दी कि ये देश अब तक कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता था अलग अलग पार्टियों में। उन्होंने मोदी वर्सेस रेस्ट कर दिया था लोकसभा का चुनाव, और इन दोनों विधानसभा चुनाव के अंदर चाहे गठबंधन उनका महाराष्ट्र में टूटा,
चाहे उनका हरियाणा में टूटा, आज भी उन्होंने इस पूरे इलेक्शन को मोदी वर्सेस रेस्ट दिखा दिया है। और तब मोदी मुद्दा बन गए इस विधानसभा चुनाव में भी। मैं वही कह रहा हूं, वो जानबूझ के मुद्दा उन्होंने अपने आप को बनाया है। और इसके चलते जो उनको एडवांटेज हुआ है वो ये कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 5 सीएम के कैंडिडेट थे, T2 को लेकर के झगड़ा था, महाराष्ट्र के मुद्दा ही मोदी हो, एक बार फिर से मोदी ही मुद्दा हो गए। बिल्कुल 30 सेकंड में। 30 सेकंड मेरा कहना यह है कि चूंकि जब देश की राजनीति संक्रांतिकालीन अवस्था में परिवर्तन की दिशा में है तो आपको यह सब होगा। लोकसभा चुनाव में जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसका विस्तार हम दोनों राज्यों में देख रहे हैं। जब तक मोदी नहीं आए थे ये चुनाव ही सुर्खी में नहीं था। मोदी के जाने के बाद चुनाव जो है रुचिकर बना है, लोगों का आकर्षण हुआ है। और लेकिन जो मेरा सवाल था, मुद्दा है कि मुद्दे क्या है। मोदी ने उठाया है कि भ्रष्टाचार, मोदी ने उठाया है, लेकिन चौटाला कह रहे हैं 90 सीट पे। सुनिए तो कि मोदी भ्रष्टाचार, वंशवादी नेतृत्व, वंशवाद नहीं, वंशवादी नेतृत्व से मुक्ति, गठजोड़ का शासन मतलब, ये आप समझिए ये मुद्दे हैं कि गठजोड़ के शासन से 25 वर्षों ने देश ने भुगता है, अब उसको मत रखो। तो ये जो महत्वपूर्ण 3 बातें हैं ना, ये आप समझ लीजिए कि ये काफी है और ये बड़े मुद्दे हैं देश के लिए। और अगर इसमें मोदी को सफलता मिलती है, नॉन पॉलिटिकल प्रतिक्रिया लेते हैं कि मुद्दे कितने दिख रहे हैं आपको, जो जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं। कम से कम सेकुलर क्षेत्रीय गठजोड़ का जो एक 25 वर्ष से चल रहा था वो तो इसमें भी टूटता दिखाई दे रहा है। हार जीत किसी को हो। चलिए, हार जीत किसी को। आपका ये कहना बिल्कुल सत्य है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल एक मोदी के खिलाफ संगठित होकर के, वैसे अलग अलग हैं सब, और लेकिन उनका हमला जो है केन प्रकारेण उसको अपनी कुर्सी, गद्दी और चीफ मिनिस्टरशिप चाहते हैं। जहाँ तक मुद्दों का प्रश्न है, मैं देख रहा हूं कि जितनी और पार्टियां हैं किसी ने भी मुद्दे का जिक्र नहीं किया। मुद्दे का जिक्र शुरू से आप देखेंगे कि मोदी साहब ने जहां कहीं भी कोई भाषण दिए मुद्दे का ज़रूर किया, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हर विषय पर उन्होंने चर्चा की। और इस समय अब उनके ऊपर सब तरह से हमला हो रहा है कि किस प्रकार से उन मुद्दों को कर पाएंगे आगे। चलिए, वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद, अवधेश जी, पुष्पेंद्र जी, अदीब साहब, नंदकिशोर गर्ग जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।